फिल्म कि जिसने इस वक्त पूरे भारत की राजनीति में हंगामा मचा रखा है। जिस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही महाराष्ट्र की कुछ ऊंची जाति की ऑर्गेनाइजेशंस को इस फिल्म से इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा आपत्ति हुई कि खुद सेंसर बोर्ड को ही बीच में आना पड़ा। ऑलरेडी फिल्म के अंदर कई डायलॉग्स और कई सीन्स को बदलवाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि फिल्म रिलीज ना हो सकी। फिल्म बनाने वालों को इस फिल्म की रिलीज डेट कि जो पहले 11 अप्रैल थी उसको बदलकर 25 अप्रैल करना पड़ा, और अभी भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि 25 अप्रैल को भी ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या फिर नहीं। तो अब सीधा सा सवाल ये बनता है कि आखिर इस ऐतिहासिक फिल्म के अंदर ऐसा भी क्या है कि इसको ब्राह्मण विरोधी और कुछ लोगों के द्वारा तो हिंदू विरोधी तक बताया जा रहा है। आखिर इस फिल्म में ऐसा भी क्या दिखाया गया है और इतिहास के किस मशहूर इंसान के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। तो बिना इधर उधर जाए और देरी किए अगर डायरेक्ट बात करें तो ये कहानी उस इंसान की है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत के अंदर वो काम करने की हिम्मत दिखाई कि जो पिछले सैकड़ों या फिर हजारों सालों में कोई नहीं कर सका था। जिस इंसान का कहना था कि अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, मगर मैं जिस गुलामी से लोगों को आज़ादी दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो सैकड़ों बल्कि हजारों साल पुरानी है। जिस इंसान को भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपना गुरु माना करते थे, और जिस इंसान ने जब अपनी किताब लिखी तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें तक लिख डाली कि जिसको लेकर भारत का एक बड़ा वर्ग आपत्ति जताता है। उसकी वजह ये है कि इस इंसान ने अपनी किताब में लिखा कि जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मणों ने या कह सकते हैं कि ऊंची जाति के लोगों ने अपने आप से लिखा था ताकि वो भगवान के नाम पर भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकें कि जिसके जरिए से वो निचली जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकें। अब तक तो आप में से बहुत सारे लोग गैस कर भी चुके होंगे कि यहाँ पर बात किसी और की नहीं बल्कि उसी महापुरुष की हो रही है कि जिसको दुनिया आज ज्योतिबा फूले के नाम से याद करती है। ज्योतिबा फूले की कहानी को जानने और समझने से पहले हमारे लिए ये बात भी जहन नशीं कर लेना जरूरी है कि ज्यादा नहीं सिर्फ 100-150 साल पीछे भी जाया जाए तो भारत की सोसाइटी उस जात पात और ऊंच नीच के सिस्टम में फंसी हुई थी, उलझी हुई थी कि जो यहाँ पर पिछले सैकड़ों बल्कि कह सकते हैं कि हजारों साल से चला आ रहा था। 19वीं सदी के महाराष्ट्र के पुणे के इलाके पर ही नजर डाल लें कि जहाँ पर ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था तो वहाँ के हालात ऐसे थे कि निचली जाति के लोगों को इस बात का ख्याल रखना होता था कि चलते वक्त उनका साया भी किसी ऊंची जाति के इंसान पर ना पड़ सके। दिन के जिस खास वक्त में परछाई लंबी हो जाती है, साया बड़ा हो जाता है, उस वक्त तो वो लोग डर की वजह से बाहर निकलते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर धोखे से भी उनकी परछाई किसी ऊंची जाति के इंसान पर पड़ गई तो मानो ये मौत को दावत देने जैसा होगा। अछूत लोगों को ये ऑर्डर था कि अपनी कलाई या गर्दन में हमेशा एक काला धागा जरूर बांधें ताकि हिंदू लोग दूर से ही उनको पहचान सके और उनसे दूरी बनाकर रख सकें। और तो और इनको अपनी कमर पर झाड़ू बांधने का भी हुक्म था ताकि जब ये चलें तो इनके कदमों के निशान उस झाड़ू से मिट सकें, ताकि बाद में किसी अछूत के कदमों के निशान पर कोई हिंदू अपना पांव रखकर अपवित्र न हो जाए। ऐसे ही हालात में 11 अप्रैल 1827 के दिन पुणे के इलाके में जन्म होता है ज्योतिबा फूले का। ज्योतिबा फूले के जो फादर थे, जो पिता थे, वो एक आम माली थे जो फूल बेचकर अपना घर बार चलाया करते थे। अपने फादर की इसी फूल की दुकान पर ही काम करते हुए बहुत कम उम्र में ही ज्योतिबा फूले को पहली बार ये ऊंच नीच के कॉन्सेप्ट का एहसास भी हुआ था। दरअसल हुआ ये कि ज्योतिबा फूले के फादर की इसी दुकान पर बतौर मुंशी काम करने वाला जो लड़का था वो एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी जब शादी हुई तो उसने ज्योतिबा फूले को भी अपनी शादी के लिए इनवाइट किया, लेकिन ना तो खुद ज्योतिबा फूले को इस बात का एहसास था और न ही उस मुंशी को इस बात का एहसास था कि एक निचली जाति के इंसान को वहाँ पर शादी में नहीं बुलाया जा सकता है। ज्योतिबा फूले जैसे ही उस शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचे तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि फौरन किसी ने चिल्लाकर कहा कि अरे इस शूद्र को यहाँ पर किसने बुलाया है। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा फूले को फौरन बाहर निकाल दिया गया। कम उम्र ज्योतिबा फूले के जो अभी मानो एक बच्चे ही थे, इस पूरी घटना से, इस मामले से उनके दिल पर गहरी चोट तो लगी, मगर साथ ही उनको जातिवाद का पूरा सच भी पता चल गया और उनको बहुत जल्द इस बात का एहसास भी हो गया कि इस जहर से निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन। इसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने घर से ही की और वो इस तरह से कि वो दिन भर काम करते और फिर रात में घर पर जाकर
अपनी बीवी सावित्री बाई को पढ़ाया करते थे। नतीजा ये हुआ कि फाइनली 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर इस जोड़े ने लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की, जिसमें ज्योतिबा फुले की बीवी के जो अभी खुद भी बहुत कम उम्र थी, उन्होंने एक टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में वहाँ पर कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बमुश्किल 9 लड़कियाँ पढ़ने के लिए आया करती थीं। उसकी मेन वजह यही थी कि ये दोनों लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो उस दौर में नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो सैकड़ों और हजारों साल से चले आ रहे उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे कि जिसके अंदर औरत को तालीम देने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दरअसल पिछड़ी जाति की एक औरत खुद तालीम हासिल करे और फिर दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाए, ये ऊंची जाति के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उन्होंने इसको धर्म के खिलाफ एक बगावत के तौर पर देखा और फिर ज्योतिबा फुले और उनकी बीवी को कंट्रोल करने के लिए हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सबसे पहले ज्योतिबा फुले के जो फादर थे, जो पिता थे, गोविंद राय, उनसे शिकायत की और कहा कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उनके पिता ने डरकर अपने बेटे को ये मशवरा दिया कि स्कूल बंद कर दो। बेटे ज्योतिबा ने जब ना सुनी तो बाप ने फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर बेटे को घर से ही निकाल दिया। लेकिन ज्योतिबा फुले और उनकी बीवी ने घर से निकाले जाने के बाद भी पढ़ाने का ये सिलसिला बिल्कुल वैसे ही जारी रखा। 1851 तक ये दोनों लोग लड़कियों के लगभग 3 के करीब स्कूल खोल चुके थे, जिसमें पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद भी 150 के करीब पहुंच चुकी थी। कुछ वक्त के बाद ही ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक नाम के एक संगठन या कह सकते हैं कि एक सोसाइटी की बुनियाद भी रखी, जिसका मेन मकसद ही था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का हक दिलाना। क्योंकि मामला ये था कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले सैकड़ों बल्कि हजारों साल से जो ऊंच नीच का सिस्टम चला आ रहा था, उसके अंदर तो जन्म लेते ही ये बात तय कर दी जाती थी कि कौन तालीम हासिल करेगा और कौन तालीम हासिल करने वालों की सेवा करेगा। मतलब कि जो पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे वो चाहकर भी शिक्षा नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको इस बात का अधिकार ही नहीं था। ज्योतिबा फुले के इस संगठन की अलग अलग शाखाएं पुणे और मुंबई में खोली गईं, जिसका असर ये हुआ कि 10 साल के अंदर ही इस संगठन ने जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनमें एक तरह की क्रांति पैदा कर दी। हालात तो ऐसे बन गए कि लोगों ने अब शादी ब्याह या नामांकन वगैरह के लिए पंडित और पुरोहित वगैरह को बुलाना ही बंद कर दिया, मतलब कि उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। जिसके जवाब में अब दूसरी तरफ से भी इन पिछड़ी जाति के लोगों को धमकाया गया और कहा गया कि बिना संस्कृत के तुम्हारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। इस पर ज्योतिबा फुले ने खुद आगे आकर ये जवाब दिया कि जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बांग्ला हर जबान में ईश्वर तक प्रार्थनाएं पहुंच सकती हैं, तो फिर पिछड़ी जाति के लोग जब अपनी जबान में प्रार्थनाएं करेंगे तो वो ईश्वर तक, मतलब कि भगवान तक क्यों नहीं पहुंचेंगी। और तो और अब कई मौकों पर ज्योतिबा फुले ने खुद ही एक पुरोहित बनकर एक पुरोहित की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अंजाम दी, जिससे पिछड़ी जाति के लोगों को कुछ हिम्मत मिली और एक नया रिवाज शुरू हुआ। और वो रिवाज ये था कि अब पिछड़ी जाति के लोग भी पुरोहित बनने लगे थे। ज्योतिबा फुले ने जातिवाद की पोल खोलने के लिए एक किताब भी लिखी थी जो आज काफी मशहूर है और जिसको गुलामगिरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्योतिबा फुले ने इस किताब के अंदर जातिवाद, पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, ग्रंथों वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी लिखा है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है कि जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना भी मुनासिब नहीं होगा। बस आसान भाषा में और इशारों में आप ये समझ लीजिए कि उस किताब के अंदर उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों ने, मतलब कि ऊंची जात के लोगों ने अपना पेट पालने के लिए इन ग्रंथों का सहारा लिया और इसके जरिए से जो पिछड़ी जाति के अज्ञानी, मतलब कि गैर तालीम याफ्ता लोग थे, उनको अपना गुलाम बनाकर रखा। बाकी दोस्तों, ये सारी वही चीजें हैं कि जो ज्योतिबा फुले ने अपने कलम से अपनी इस किताब में लिखी हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो गुलामगिरी लिखकर सिर्फ गूगल पर सर्च कर देंगे तो बआसानी PDF की फॉर्म में ये किताब मिल जाएगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतिहास के 3 लोगों को अपना गुरु माना था, जिसमें से एक थे गौतम बुद्ध, दूसरे कबीरदास, जबकि तीसरे यही ज्योतिबा फुले थे। अब आज की इस वीडियो के जरिए से जो चंद चीजें आपने ज्योतिबा फुले के बारे में जानी, उनसे ही इस बात का आइडिया तो हो गया होगा कि आखिर उनके ऊपर ये जो नई फिल्म आ रही है इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया होगा और क्यों इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये आसानी से रिलीज नहीं हो पा रही है। बाकी दोस्तों, आखिर में अलविदा लेने से पहले इस अहम मुद्दे पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।